हम साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड में जा रहे हैं। We're talking about the top 10 most dangerous malware ever created. ये आपके रोज के ग्लिचेस नहीं हैं। ये वो डिजिटल थ्रेट्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, कॉस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड डिसरप्टिंग मिलियंस ऑफ लाइव्स। वायरसेस जो आग की तरह फैलते हैं, रैंसमवेयर जो पूरे सिस्टम्स को हॉस्टेज बना लेते हैं। हम उनके ओरिजिन्स, उनके इम्पैक्ट और क्या चीज उन्हें इतना खतरनाक बनाती है, सब जानेंगे। So buckle up, hit that subscribe button and let's get started. हमारी जर्नी शुरू होती है मई 2000 से आई लव यू वायरस के साथ, जिसे लव बग भी कहते हैं। सोचिए, आप अपना ईमेल खोलते हैं और आपको एक मैसेज दिखता है जिसका टाइटल है आई लव यू और उसमें एक अटैचमेंट है लव लेटर -for-u.txt.vbs। साउंड्स इनोसेंट, राइट? रॉन्ग। इस हार्मलेस से दिखने वाले ईमेल ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। फिलीपींस से शुरू होकर आई लव यू ने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में एक वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया और ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू आग की तरह फैल गया। एक बार ओपन होने पर यह वायरस फाइल्स को ओवरराइट कर देता था, पासवर्ड्स चुरा लेता था एंड इवन रेप्लिकेट इटसेल्फ टू एवरीवन इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। इसने पूरी दुनिया में बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स सभी को प्रभावित करते हुए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। आई लव यू वायरस इस बात का एक जीता जागता उदाहरण था कि कैसे हमारे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में एक डिजिटल थ्रेट कितनी तेजी से फैल सकती है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2004 और हमारा सामना होता है माइडूम से, एक ऐसा वर्म जिसने सबसे तेजी से फैलने वाला ईमेल वर्म होने का इनफेमस खिताब हासिल किया। आई लव यू की तरह ही यह मलिशियस कोड भी ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू फैला, लेकिन इसका इंपैक्ट और भी ज्यादा भयानक था। माइडूम ने नेटवर्क्स को क्लॉग कर दिया, ग्लोबली इंटरनेट स्पीड्स को स्लो कर दिया और एक बहुत बड़ा बॉटनेट बनाया, अ नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स कंट्रोल्ड रिमोटली बाय द अटैकर। फिर इस बॉटनेट का इस्तेमाल DDoS अटैक्स लॉन्च करने के लिए किया गया। वेबसाइट्स और सर्वर्स को ट्रैफिक से ओवरलोड करके उन्हें क्रैश कर दिया गया। माइडूम से होने वाले फाइनेंशियल डैमेज का अनुमान टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लगाया गया था, जो बॉटनेट्स और DDoS अटैक्स की विनाशकारी क्षमता को दर्शाता है। स्टक्सनेट, जिसे 2010 में डिस्कवर किया गया था, कोई आम मैलवेयर नहीं था। यह बेहद सोफिस्टिकेटेड वर्म पहले कभी देखे गए किसी भी मैलवेयर से अलग था। यह इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स को टारगेट करता था, खास तौर पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले सिस्टम्स को। माना जाता है कि यह यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का एक जॉइंट एफर्ट था। स्टक्सनेट एक साइबर वेपन था जिसे ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूजेस को सैबोटाज करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह इन्फेक्टेड USB ड्राइव्स के थ्रू फैला, नाटान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी के आइसोलेटेड नेटवर्क्स में घुस गया। एक बार अंदर घुसने के बाद स्टक्सनेट ने सेंट्रीफ्यूजेस की स्पीड्स को मैनिपुलेट किया, जिससे वे मैलफंक्शन करने लगे और कंट्रोल से बाहर हो गए। इस घटना ने साइबर सिक्योरिटी में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया और यह दिखाया कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में मालवेयर को एक हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चैप्टर 4। 2017 में दुनिया ने WannaCry रैंसमवेयर के क्रिपलिंग इफेक्ट्स देखे। यह अटैक आग की तरह फैला। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हुए इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स पर फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर दिया और उन्हें अनलॉक करने के लिए बिटकॉइन में रैंसम की मांग की। WannaCry ने 150 कंट्रीज में लाखों कंप्यूटर्स को प्रभावित किया, बिजनेसेस, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट एजेंसीज को क्रिपल कर दिया। इस अटैक ने आउटडेटेड सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटी और रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स के महत्व को उजागर किया। इसने रैंसमवेयर को सुर्खियों में ला दिया, यह दिखाते हुए कि यह कितनी जल्दी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर सकता है और वाइड स्प्रेड केओस पैदा कर सकता है। चैप्टर 5। पेटिया नॉट पेटिया, जो पहली बार 2016 में सामने आया, ने रैंसमवेयर होने का दिखावा किया, लेकिन यह एक वाइपर की तरह काम करता था, जिसे डेटा को हॉस्टेज बनाने के बजाय उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह मैलवेयर तेजी से फैला, मुख्य रूप से यूक्रेन को टारगेट करते हुए, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में महसूस किया गया। पेटिया नॉट पेटिया ने WannaCry की तरह ही वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया, जिससे सिक्योरिटी फ्लॉज को तुरंत पैच करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज
और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट किया। इस अटैक ने वाइपर मैलवेयर की विनाशकारी क्षमता और रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स के महत्व को एक बार फिर से याद दिलाया। चैप्टर 6 ज़्यूस, एक कुख्यात ट्रोजन हॉर्स जिसे पहली बार 2007 में डिटेक्ट किया गया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उनके कस्टमर्स को टारगेट करता था, बैंकिंग क्रेडेंशियल्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चुराता था। यह मैलवेयर फिशिंग ईमेल्स और मलिशियस वेबसाइट्स के थ्रू फैलता था, यूजर्स को ट्रिक करके उन्हें अपने कंप्यूटर्स पर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए मजबूर करता था। एक बार इंस्टॉल हो जाने पर ज़्यूस की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता था, स्क्रीनशॉट्स कैप्चर करता था और पासवर्ड्स चुराता था, जिससे अटैकर्स को ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स तक पहुंच मिल जाती थी। इसने पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया, जिससे फिशिंग स्कैम्स से सावधान रहने और सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कॉन्फ़िगर, एक वर्म जिसे 2008 में डिस्कवर किया गया था, ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हुए दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर दिया। यह मैलवेयर बहुत ही जिद्दी था। इसने एक ऐसा बॉटनेट बनाया जिसे डिसमेंटल करना बहुत ही मुश्किल था। कॉन्फ़िगर नेटवर्क्स और रिमूवेबल मीडिया के थ्रू फैला सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को डिसेबल कर दिया और इन्फेक्टेड सिस्टम्स पर एडिशनल मालवेयर डाउनलोड कर लिया। इसने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स के महत्व और बॉटनेट से निपटने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। चैप्टर 8 क्रिप्टो लॉकर, जो 2013 में सामने आया, ने रैंसमवेयर के एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। यह मैलवेयर इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स पर फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देता था और उन्हें डिक्रिप्ट करने के लिए बिटकॉइन में रैंसम की मांग करता था। क्रिप्टो लॉकर फिशिंग ईमेल्स और मलिशियस अटैचमेंट्स के थ्रू फैला, इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों को टारगेट करता था। इसने रैंसमवेयर के बढ़ते खतरे और रैंसम दिए बिना एन्क्रिप्टेड डेटा को रिकवर करने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। चैप्टर 9 कोड रेड, एक वर्म जिसे 2001 में डिटेक्ट किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट IIS वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाने वाले वेब सर्वर्स को टारगेट करता था। यह मैलवेयर सॉफ्टवेयर में एक वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाता था, जिससे यह वेबसाइट्स को डिफेस कर सकता था, DDoS अटैक्स लॉन्च कर सकता था और अदर वल्नरेबल सर्वर्स में फैल सकता था। कोड रेड ने दुनिया भर में लाखों सर्वर्स को इन्फेक्ट किया, जिससे वेब सर्वर्स को सिक्योर करने और सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज को तुरंत पैच करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। चैप्टर 10 ससर, एक वर्म जिसे 2004 में डिस्कवर किया गया था, ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया, नेटवर्क्स के थ्रू तेजी से फैला और वाइड स्प्रेड डिसरप्शन पैदा की। इस मैलवेयर ने दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया, जिससे सिस्टम्स क्रैश होने लगे और बार बार रिबूट होने लगे। सासर ने सिक्योरिटी अपडेट्स इंस्टॉल करने के महत्व और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेंशियल सर्विसेज को डिसरप्ट करने की मैलवेयर की क्षमता पर प्रकाश डाला। ओत्रो, इलोवेयू वायरस के शुरुआती दिनों से लेकर आज के सोफिस्टिकेटेड अटैक्स तक मैलवेयर काफी इवॉल्व हो चुका है और हमारी डिजिटल लाइव्स के लिए लगातार बढ़ते हुए थ्रेट्स पैदा कर रहा है। जैसा कि हमने देखा, ये मलिशियस प्रोग्राम्स बिजनेसेस को डिसरप्ट कर सकते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं और यहां तक कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्रिपल कर सकते हैं। लेकिन मैलवेयर के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लेटेस्ट थ्रेट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहकर, सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स अपनाकर और अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखकर हम सभी एक सेफर और मोर सिक्योर डिजिटल वर्ल्ड बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे थम्स अप दें और साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक इनसाइट्स और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में और डीप डाइव्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Until next time, stay safe and stay connected.